जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट में आने वाले बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियां का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। देखिए, बात की जा रही है विद्यार्थियों की त्रुटियों की, है ना। तो देखिए, एक तो शिक्षक की भूमिका में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की जो त्रुटियां है ना, वो भी उनके अधिगम का ही एक पार्ट हैं। यानी वो सीखने में कहीं ना कहीं सहायता ही करती हैं, क्योंकि त्रुटियां ही हैं जो हमें बताती हैं कि विद्यार्थी को कहाँ परेशानी हो रही है, यानी कहाँ वो अपनी समझ को विकसित नहीं कर पा रहा है, कहाँ प्रॉब्लम उसको आ रही है ना। चलिए खैर, ऑप्शन देखते हैं। उनके ज्ञान की सीमा। नेक्स्ट ऑप्शन है, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, या फिर भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो देखिए, जब हमको परेशानी पता होगी तो उपचार भी उसके बाद ही हम कर पाएंगे, और परेशानी का पता होगा तभी हम उपचार की अलग अलग जो भी युक्तियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार से कहीं ना कहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियां का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है ना। यानी कि अपनी वो पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र हैं जिनका वो प्रयोग कर रही है अपने पढ़ाने में, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। ठीक है, डिस्कस करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सिखाते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। ऑप्शन दिए गए हैं, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन या फिर अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, तो देखिए, एक चीज़ और याद आपको होगी कि अधिगम का जो शास्त्रीय अनुबंधन है, वो जो थ्योरी है वो किसने दी है? पावलोव ने दी है ना। चाहे बात करेंगे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, ये सब पावलोव के सिद्धांत के ही क्या है? नाम हैं। ठीक है, अच्छा, इसको सहज अनुबंधन का सिद्धांत या फिर संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए खैर, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है पुनर्वलन के सिद्धांत। तो आपको याद होगा पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। ठीक है, क्लार्क लियोनोल्ड हल, है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे ज्ञान के निर्माण। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे एक शिक्षिका की जो पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करके अपने विद्यार्थियों से क्या कर रही है? चर्चा कर रही है, और इस जानकारी को विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सिखाते हैं, है ना। तो देखिए, यह उपागम किस पर आधारित है? यह उपागम आधारित है ज्ञान के निर्माण, क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ना, वो ज्ञान के निर्माण के लिए है ना। किसके लिए? ज्ञान के निर्माण के लिए है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं ज्ञान के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कि एक कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णित करने वाला इसमें ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ माध्यम से सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे आराम से मतलब ये नहीं है कि आराम करने से, यहाँ पे आराम का मतलब ये कि कंफर्टेबल तरीके से बच्चे जहां अपनी बात को कह सकें, संवाद कर सकें, पूछ सकें, है ना। ये सारी चीज़ें, ये इन सारी चीज़ों के लिए कंफर्टेबल जोन। आपने देखा होगा कि जैसे कई सारे टीचर हैं तो जिनके सामने हम अपनी बात को बड़े आराम से रख पाते हैं, है ना। और कुछ टीचर आपने देखा होंगे जिनके सामने अगर हम पूछना भी चाहें तो हमको डर लगा रहता है कि पूछें कहीं ऐसा ना हो कि सर या मैडम हम गुस्सा करने लगे या पता नहीं कुछ कहने लगे या हमसे उल्टा पूछने लगे। ठीक है कि नहीं है? तो वो कंफर्टेबल जोन बनाना जहाँ पर बच्चे बड़े आराम से पूछ सकें, यानी उनको कोई भी डर या भय ना हो कि मैडम या सर क्या कहेंगी, क्या फिर हमको डांटने तो नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है, जैसे कि मान लीजिए कक्षा में क्या है कि भाई सारे बच्चे ना प्रॉपर तरीके से बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, यानी अनुशासन में है। क्या यही भूमिका है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं।
एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। यानी एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, बस उसका हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यानी जो उस नोटबुक में दिया है बस उसको फॉलो कर रहे हैं, बस बात खत्म। तो देखिए ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, एक शिक्षक या शिक्षिका की भूमिका में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कई सारे एग्जाम्पल जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है तब भी हम उसको अलग अलग तरीके से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कर लो, उसको क्या करना है, रिवीजन के लिए भी समय दे देना। तो देखिए बात करेंगे अगर क्वेश्चन की कि शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन यह करता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आराम के लिए मैंने बनाया ना एक ऐसा कंफर्टेबल जोन जहां बच्चे संवाद भी कर सकें और अपने प्रश्न भी पूछ सके और उसके माध्यम से सीख सकें। ठीक है कि नहीं है? यही क्या है इसका, इन सारे ऑप्शनों में सबसे बेस्ट आंसर है ना, बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय में प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बात की जा रही है किसकी, प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की। अब इनको प्रेरित कैसे किया जाए, ठीक है, कैसे इनमें मोटिवेशन थोड़ा भरा जाए जिससे कि ये आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हो। अब ऑप्शन दिए गए हैं प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, यानी कि उनको प्रसंग के माध्यम से, कोई प्रसंग है उसके माध्यम से सिखाया जाए। नेक्स्ट दिया है गहन अध्ययन द्वारा। देखिए गहन अध्ययन प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी है उनके लिए थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि कैसा ही फील होगा, यानी वो इतना कहाँ बच्चे जो प्राथमिक कक्षा के हैं कि वो इतना डीपली किसी चीज़ को अपने आप से अध्ययन कर पाएँ, तो ये तो प्रॉपर तरीके से कैसा है, रॉन्ग ही दिख रहा है। नेक्स्ट है चुने गए अध्ययन द्वारा, ये भी नहीं है कि भाई हमने फिक्स कर दिया है बस इसको पढ़ना है समझना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं रॉन्ग वे में जाता है। नेक्स्ट आपका है सस्वर अधिगम द्वारा। तो देखिए बात करेंगे, ऑप्शन इसका यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 सस्वर अधिगम। क्यों? आपने देखा होगा कि प्राथमिक कक्षा में कई बार जैसे नहीं होता कि भाई एक सर्कल बना दिया, उसमें बच्चा कुछ एक बोल रहा है और उसको कंटिन्यूसली बच्चे जो है ना बाकी जो है ना वो उसको रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की कई सारी गतिविधियां हैं जो वो क्या करती है कि मतलब कहीं ना कहीं प्रेरक का काम करती हैं, प्रेरित करती हैं, है ना। तो बात करेंगे कि विद्यालय में प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को प्रेरित करना उचित है, ठीक है कि नहीं, कैसे, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा सस्वर अधिगम द्वारा, है ना। और सस्वर ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बच्चों के द्वारा, टीचर के द्वारा किसी चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से लय में पढ़ाना समझाना उसी में आ जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, यानी शिक्षार्थी जो है ना वो एक फैशन शो को देखते हैं और मॉडल का अनुकरण करते हैं, यानी अनुकरण यानी उसको देखकर कॉपी करना सीखना एक तरह से। ठीक है, अब इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्राथमिक अनुकरण, सामाजिक अधिगम, ये अनुकरण ही हो सकता है, प्राथमिक अनुकरण, सामाजिक अनुकरण, या फिर गौड़ अनुकरण, या फिर सामान्य अनुकरण, है ना। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन देख लिया, अब इसमें देख बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए बात करेंगे अगर फैशन शो को देखकर, तो फैशन शो देखकर और उस मॉडल का अनुकरण करना कहीं ना कहीं क्या है, आखिर ये समाज से ही तो है, तो इसके लिए इसको क्या रखेंगे, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अनुकरण। ठीक है, क्योंकि समाज को देखकर जिन चीज़ों को बच्चे या कोई भी पर्सन पालन करता है उसको सामाजिक अनुकरण में ही रखा जाता है, यानी समाज को देखते हुए उसको अपने आप में क्या करना, धारण करना। ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों। ठीक है, देखिए मैंने कहा ना आपको कि शिक्षार्थियों की जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो भी उनके अधिगम का ही एक पार्ट होती हैं। ये आपको बड़े ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि CTET में ये एक बहुत हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और बच्चे कई बार इन सारी चीज़ों पे गलतियां कर देते हैं। ठीक है कि नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई त्रुटियां क्यों करनी चाहिए, तो त्रुटियां तो एक पार्ट है अधिगम का, ऐसे मान के चलिए आप, सीखने का भी एक पार्ट है, वो रास्ता है, उससे होकर जाता है। ठीक है, चलिए खैर आगे देखते हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां, तो
बात की गई कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। या फिर नेक्स्ट है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। या फिर है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए अगर बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो गलती की है उनको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से कि भाई कठोरता के साथ दंड देकर या किसी भी तरीके से डांट कर इनको समझाया जाए, बताया जाए, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। ऐसा है क्या, मतलब हमने क्या कर दिया, उनमें भेद कर दिया कि ये बच्चा जो है ना बहुत स्मार्ट है, अच्छा है, और ये जो बच्चा है वो कैसा है, कहीं ना कहीं वीक है, कमज़ोर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या है, गलत वे में ही जाता है। नेक्स्ट दिया है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, है ना, यानी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। या फिर नेक्स्ट दिया है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, ठीक है। तो गलतियां असफलता की सूचक बिल्कुल भी नहीं होती है। तो देखिए अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक है। यानी बच्चा जो है ना किस तरह का चिंतन कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, आखिर तभी तो उसने क्या किया, मिस्टेक की है, गलती की है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे ऑप्शन दिए गए हैं निष्क्रिय जीव होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, बच्चे बिल्कुल भी निष्क्रिय जीव नहीं होते। वो तो ऐसे समझ के चलिए कि बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ठीक है कि नहीं, और जन्म से लेके लगभग 5-6 वर्ष तक तो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। वो जो भी देखते हैं उन सारी चीज़ों को सीखते हैं, उनका सबका अनुकरण करते हैं, ठीक है। तो इस एज में हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं। खैर आगे ऑप्शन देखेंगे। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे अपनी भी समझ होती है और उस समझ को भी कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं। आगे दिया है चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। या फिर नेक्स्ट दिया है जिज्ञासु प्राणी है जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही बात है। जिज्ञासु प्राणी है, जिज्ञासा बनी रहती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो जैसे उनके पास अगर खिलौना भी आप दे दो तो वो खिलौने को तोड़ने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर कुछ निकालने कि इसमें अंदर क्या है, देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है। अगर वो रिमोट वाली कार भी उन्होंने आपने उनको दे दी है या रिमोट वाली कोई गुड़िया दे दी है ना, तो उसको भी खोलने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या है, किस तरीके से काम कर रही है, क्या है आखिर इसमें, है ना। हर चीज़ को यानी उसके बारे में जानना समझना, ये हर बच्चे की, है ना, क्या रहती है, जिज्ञासा रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्क जो उनके अपने धीमे धीमे बनते चले जाते हैं, विचार उनके थॉट्स है, जो अपनी उनकी कैपेसिटी है, क्षमताएं हैं, ठीक है, तो उनका उपयोग करते हैं वो, ठीक है कि नहीं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब देखिए इसमें हमको समझना पड़ेगा, पहले दे दिया है विशेष आवश्यकता वाले, है ना। ऑप्शन दिए गए सामान्य बच्चों के साथ, बहुत बेहतर है। नेक्स्ट दिया है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। देखिए जब बात करते हैं ना कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की, तो जब बात करेंगे कि विशेष विद्यालयों में और विशेष शिक्षकों द्वारा, तो जब ऐसा किया जाता है उनके साथ तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल फील नहीं करते, कोई भी बच्चा हो। आपने देखा होगा जैसे हम सभी मान लीजिए खेल रहे हैं, है ना, तो आपने अब उसमें से क्या हुआ कि एक बच्चों को अलग कर दिया कि नहीं 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 ये हमारे साथ नहीं, ये तो स्पेशल किसी चीज़ में है, तो इनके लिए तो अलग से ये करना पड़ेगा। तो वही जो बच्चा है ना वो अलग अलग थलग अपने आप को महसूस करने लगता है ना। चलिए खैर आगे देखते हैं। विशेष विद्यालयों में तो मैंने कहा ना कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट ही कहीं ना कहीं उनको कैसा है, अलग फील कराता है। नेक्स्ट दिया है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, यानी उनके लिए एक स्पेशल पद्धति है, ठीक है। चलिए खैर तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए तो उनको कहीं ना कहीं सामान्य ही फील होता है
और उसमें वो बेहतर तरीके से अपना एफर्ट दे पाते हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो फील ही अच्छा करते हैं, क्योंकि सबके साथ सामान फील करते हैं। वो अपने आप में कहीं ना कहीं उनके अंदर हीन भावना पैदा नहीं होती है कि हम कुछ स्पेशल कैटेगराइज्ड है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, यानी आपके जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, और आपका बुद्धि में वंशानुक्रम की, अब ऑप्शन है कि आकर्षक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, पूर्व अनुमय भूमिका है, अपूर्व अनुमय, या फिर नाम मात्र की भूमिका है। तो देखिए, बात करेंगे व्यक्तित्व की और बुद्धि में वंशानुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह सकते हैं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और इसका फर्क भी पड़ता है, आपने देखा होगा कि देखिए 50% इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं और 50% हमारा आनुवंशिक वंशानुक्रम है ना, इन चीज़ों का, इन गुणों का क्या है, इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है, कौन सा, आनुवंशिकता, है ना। चलिए देखिए, सीटेट में लगभग तय होता है कि ये मैंने अलग अलग टॉपिक से कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, है ना, और इसी तरीके से आते हैं, यानी आनुवंशिकता से भी आने हैं, डेवलपमेंट से भी आने, अलग अलग तरीके से। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर कंटेंट कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जिससे कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम में आए। और हो सकता है ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है इस पे, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिले, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ठीक है, अब वो कारण देखते हैं। ऑप्शन ए, आंखों का रंग, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, या फिर सामाजिक गतिविधि में भागीदारता। तो देखिए, आनुवंशिकता संबंधी जो है ना, वो आंखों का कलर है, आंखों का रंग है, ये जेनेटिक चलता है, ठीक है कि नहीं है। तो समझते हैं हम इन सारी चीज़ों को, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, आंखों का रंग है, गंजापन है, ये कई सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कैसी चलती हैं, जेनेटिक रूप से चलती हैं। यानी अगर आपके माता पिता को सारी चीज़ें, तो संभावना है कि बच्चों में भी, है ना। अगर माता पिता का मान लीजिए आंखों का कलर जो भी है, जिस तरह का है, तो वो संभावना रहती है कि बच्चों में वो उसी कलर चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, है ना। देखिए, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं सी टेट में या एमपी टेट में, राजस्थान टेट में, कई सारे टेट में ये आया है कई बार, और बहुत रिपीट होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सी टेट इस बेस पे कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट, एक थॉट बनाना चाहता है ना। ठीक, अब देखिए, चलो ऑप्शन देखते हैं कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, सत्य धारणा है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, अनुसंधान आधारित धारणा है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, बात करेंगे, अभी हम समझ चुके हैं और समझ रहे हैं, देखिए लड़कियों की भागीदारता लड़कों के बराबर ही है, ठीक है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जहाँ रोल लड़कों का होता है, एक रोल क्या है, लड़कियों का होता है, दोनों मिलकर ही कहीं ना कहीं एक समाज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो भागीदारता की बात करेंगे तो लगभग है। तो इसी तरीके से कि कमज़ोर होती हैं और गणित में कमज़ोर होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं कि यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हैं तो उन्हें दंड देकर, यानी मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसकी अपनी सोच बना रहा है किसी टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो अगर वो गलत है तो उसको क्या करेंगे, आप पनिश करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे कहीं ना कहीं वो जिस तरह की सोच रखता है या फिर जो सोचने का उसका तरीका कुछ है ना, उसको आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उसके अधिगम में बाधा का काम करेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं। आगे है, बच्चों की सूचनाओं को लिखकर उन्हें याद करने को कहकर। तो देखिए, याद करने को हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मान सकते, वो रटने में आ जाता है, रटना कोई एक अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है, तथ्यात्मक जानकारी देकर, ठीक है, हो सकता है,
या फिर अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। देखिए, जब भी बात आ जाएगी ना बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, और वो भी अपनी अवधारणा, अपनी सोच को कहीं ना कहीं आगे लेके जाना, इंडिकेट करना, यही हमेशा ऑप्शन पॉजिटिव में बहुत चला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। यानी एक शिक्षक जो है ना, बात करें शिक्षक या शिक्षिका की, जो बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने की क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना, यानी एक ही प्रकार के जो उत्तर हैं उनका अभ्यास कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये तो गलत कर देगा, है ना। नेक्स्ट दिया है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, यानी उनको कंठस्थ करना है। नेक्स्ट दिया है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूति अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, या फिर लास्ट दिया है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखाकर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखाकर। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये तो गलत हो जाएगा कि क्या किया आपने, उसके समाधान लिखा दिए, तो ये ऑप्शन में क्या है, गलत है। तो इसके लिए देखेंगे हम, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूति, यानी उनको समस्या का एक मैंने कहा ना कि कंफर्टेबल एक फील कराना, और अब उसमें कहना है कि अनुमान लगाइए क्या हो सकता है, और वो भी कई सारे अलग अलग हम कह सकते हैं विकल्पों के माध्यम से, है ना। तो बच्चे का जो थॉट है ना, वो कई सारे थॉट वो क्या कर रहा है, अपने अंदर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वो थॉट्स को क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहित करना कि आप सोचो जरा, ठीक है कि नहीं है, कि इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह की सोच। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कि बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूति करवाओ, कि ये बहुत डिफिकल्ट समस्या नहीं है, आराम से सोचो क्या इसका आंसर हो सकता है, किस किस तरीके से इसका समाधान हम निकाल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिकता, है ना। बहुभाषिकता यानी कई सारी भाषाओं का ज्ञान। ऑप्शन देखते हैं, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमको ज्ञान है और वो हम क्या कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। ठीक है, ये कोई अधिगम स्थानांतरण तो है नहीं जिसमें कि एक चीज़ दूसरे में बाधा उत्पन्न कर रही है। चलिए खैर आगे देखते हैं, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, अरे बिल्कुल भी नहीं है। या फिर भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती है। बहुभाषिकता जो है ना, कई भाषाओं का जो ज्ञान है क्या है, अलग अलग तरीके से भाषाओं का ज्ञान भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको सारी की सारी वीडियो मिलती रहें टाइम से, और लाइक भी करते जाएं। ठीक है, धन्यवाद।